जब भी हम 1857 के महान विद्रोह के बारे में सोचते हैं तो अक्सर लगता है कि उससे पहले का भारत ब्रिटिश शासन में एकदम शांत था। पर क्या ये सच है? आज हम इसी धारणा को तोड़ेंगे और उस छिपे हुए इतिहास को जानेंगे जो 1857 से बहुत पहले से सुलग रहा था। तो बड़ा सवाल यही है, क्या 1857 से पहले का भारत वाकई में चुपचाप सब कुछ सह रहा था? क्या लोगों ने बिना किसी सवाल के अंग्रेजी हुकूमत को मान लिया था? इसका जवाब है एक बड़ा सा नहीं। सच तो ये है कि लगभग 100 सालों तक ये पूरी जमीन अंदर ही अंदर प्रतिरोध की आग में सुलग रही थी, जो बार बार बड़े विद्रोहों का रूप ले रही थी। इस पूरे संघर्ष को हम जन प्रतिरोध का नाम दे सकते हैं। और ये कोई एक ग्रुप की लड़ाई नहीं थी। इसमें किसान, कारीगर, आदिवासी समुदाय, अपनी गद्दी से हटाए गए राजा महाराजा और यहाँ तक कि धार्मिक नेता भी शामिल थे। सब अपने हक के लिए लड़ रहे थे। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आखिर इन विद्रोहों की जड़ें कहाँ थीं? ऐसी क्या वजह थीं कि इतने सारे अलग अलग लोगों को हथियार उठाने पड़ गए? देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह थी आर्थिक। ब्रिटिश नीतियों ने भारत के घरेलू उद्योगों को लगभग खत्म ही कर दिया था। जमीन पर लगान के ऐसे ऐसे नए और सख्त नियम आए कि किसान कर्ज के जाल में फंसते चले गए और पारंपरिक जमींदारों और कारीगरों से तो उनकी रोजी रोटी ही छिन गई। इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक नीतियों ने सदियों से चली आ रही व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। स्थानीय राजाओं और मुखियाओं की सारी ताकत छीन ली गई और एक बिल्कुल नया अनजान सा कानूनी सिस्टम थोप दिया गया, जिसने लोगों के जमीन पर पुश्तैनी हक को भी खत्म कर दिया। और फिर मामला सिर्फ जमीन और पैसे का नहीं था, लोगों के धर्म और संस्कृति पर भी हमला हो रहा था। ईसाई मिशनरियों का बढ़ता दखल, अंग्रेजी शिक्षा को थोपना और यहाँ तक कि तीर्थ यात्राओं पर टैक्स लगाने जैसी बातों से लोगों को लगने लगा कि उनकी पहचान और आस्था ही खतरे में है। इन्हीं सब वजहों से देश के अलग अलग हिस्सों में कई किसान और नागरिक विद्रोह हुए। चलिए कुछ बड़े उदाहरण देखते हैं कि ये प्रतिरोध जमीनी स्तर पर कैसा दिख रहा था। सबसे शुरुआती और सबसे लंबे चले विद्रोहों में से एक था सन्यासी विद्रोह। ये विद्रोह बहुत खास था क्योंकि इसमें हिंदू सन्यासी और मुस्लिम फकीर दोनों एक साथ लड़े। 1770 में बंगाल में जो भयानक अकाल पड़ा और अंग्रेजों ने तीर्थ यात्राओं पर जो पाबंदियां लगाईं, उसने इस विद्रोह की आग में घी का काम किया। और जानते हैं, इस विद्रोह की विरासत आज भी हमारे साथ है। इसी संघर्ष से प्रेरणा लेकर बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना मशहूर उपन्यास आनंदमठ लिखा, जिससे हमें हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम मिला। सोचिए कैसे एक शुरुआती विद्रोह ने आगे चलकर राष्ट्रवाद की नींव रखी। कभी कभी विद्रोह की चिंगारी बहुत ही अजीब और अपमानजनक वजहों से भड़कती थी, जैसे नारकेल बेरिया विद्रोह। यहाँ मुस्लिम किसानों पर दाढ़ी कर यानी दाढ़ी रखने पर टैक्स लगा दिया गया। अब ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये उनकी धार्मिक पहचान पर सीधा हमला था। अब चलते हैं उड़ीसा की तरफ और बात करते हैं 1817 के पाइक विद्रोह की। पाइक जो थे वो उड़ीसा के वंशानुगत सैनिक थे। उन्हें उनकी सैन्य सेवा के बदले में टैक्स फ्री जमीन मिलती थी। लेकिन जब अंग्रेजों ने उनसे ये हक छीन लिया तो उन्होंने बगावत कर दी। इस विद्रोह को लीड किया बख्शी जगबंधु ने, जो वहां के राजा के मिलिट्री चीफ थे। और विद्रोह की जड़ में वही अंग्रेजों की जमीन पर लगान वसूलने की दमनकारी नीतियां थी, जिन्होंने पाइक समुदाय की कमर ही तोड़ दी थी। इस विद्रोह का महत्व आज भी कितना है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2017 में ओडिशा सरकार ने केंद्र से इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित करने की मांग की थी। ये बहस दिखाती है कि हमारा देश अपनी आज़ादी की लड़ाई की जड़ों को कितनी गहराई से समझने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, किसानों और नागरिकों के अलावा प्रतिरोध का एक और बहुत बड़ा मोर्चा था, और वो था जनजातीय विद्रोहों का। इनकी लड़ाई अपनी जमीन, अपने जंगल और अपनी पहचान बचाने की थी। आदिवासी समुदायों की शिकायतें थोड़ी अलग थीं। उनकी पूरी दुनिया ही जंगल से जुड़ी थी। जब साहूकार और व्यापारी, जिन्हें वो दिक्कू यानी बाहरी लोग कहते थे, उनकी जमीनों पर कब्जा करने लगे और ब्रिटिश कानूनों ने उन्हें उनके ही जंगलों में जाने से रोक दिया, तो टकराव तो होना ही था। और इसकी जड़ें थी ब्रिटिश फॉरेस्ट एक्ट्स में। 1864 से शुरू करके अंग्रेज सरकार एक के बाद एक ऐसे कानून लाती गई जिन्होंने धीरे धीरे जंगलों को सरकारी संपत्ति बना दिया
और आदिवासियों को उनकी ही जमीन पर घुसपैठियां, यहाँ तक कि उनके खेती करने के पारंपरिक तरीकों को भी गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। ये लड़ाई असल में दुनिया को देखने के दो अलग-अलग तरीकों की टक्कर थी। आदिवासियों के लिए जंगल उनका घर था, उनका जीवन था, उनकी संस्कृति थी। वहीं अंग्रेजों के लिए जंगल सिर्फ कमाई का एक जरिया था, लकड़ी और टैक्स का एक सोर्स। इसी बुनियादी फर्क ने कई हिंसक लड़ाइयों को जन्म दिया। सबसे मशहूर आदिवासी विद्रोहों में से एक था मुंडा उलगुलान, जिसका मतलब है महान हलचल। इस विद्रोह के दिल में थी खूंट-कट्टी व्यवस्था का खत्म होना, जो मुंडा लोगों की जमीन पर सामूहिक मालिकाना हक की एक पारंपरिक प्रथा थी। इस विद्रोह को लीड किया एक चमत्कारी नेता बिरसा मुंडा ने। उन्होंने खुद को भगवान का दूत बताया और अपने लोगों को बाहरी लोगों यानी दिकुओं के खिलाफ एक कर दिया। उनका एक ही लक्ष्य था, ब्रिटिश राज खत्म करके एक आज़ाद मुंडा राज बनाना। हालांकि इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया और बिरसा मुंडा की जेल में ही मौत हो गई, लेकिन उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। इसी विद्रोह के दबाव में आकर सरकार को 1908 का छोटा नागपुर का काश्तकारी अधिनियम पास करना पड़ा। इस कानून ने आदिवासियों के जमीन पर पारंपरिक हक को कानूनी मान्यता दी, जो एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। तो इन सभी अलग अलग विद्रोहों का कुल मिलाकर मतलब क्या निकलता है? क्या ये बस यहाँ-वहाँ हुई कुछ बिखरी हुई घटनाएं थी? बिल्कुल नहीं। सन्यासी, पाइक, मुंडा और ऐसे अनगिनत विद्रोह, ये अलग-अलग घटनाएं नहीं थी। ये सब प्रतिरोध के एक ही धागे का हिस्सा थे। ये 100 साल लंबा वो संघर्ष था जिसने भारत के लोगों में राजनीतिक चेतना जगाई और 1857 और उसके बाद के बड़े राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए जमीन तैयार की। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। किसी भी देश के लिए प्रतिरोध की इन भूली बिसरी कहानियों को याद रखना आखिर जरूरी क्यों है? ये कहानियां हमें हमारे आज और हमारे आने वाले कल के बारे में क्या सिखाती हैं?